बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। सबसे पहले हमें लॉ ऑफ मास सेक्शन और उसकी डेरिवेशन हमने पढ़ी थी। आपको उसमें पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, ठीक है। लास्ट टाइम अगर आप देख सकें तो हमने पढ़ा था दैट दिस इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के सी इज इक्वल टू के एफ बाय के आर, ठीक है। ये आगे लिखा हुआ है इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आज हमने पढ़ना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसका यूनिट, कि उसका यूनिट क्या होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर हम डेफिनेशन करें तो वो ये है कि इट इज़ अ रेशियो, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर ऑफ कोएफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। दोबारा सुन लें कि किसी भी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन की जो प्रोडक्ट होगी उसे हमने रेज कर देना है टू पावर। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की जो प्रोडक्ट होगी उसको भी हमने रेज कर देना है इन दी पावर। तो आपको नीचे फार्मूला नज़र आ रहा है इस वक्त, राइट हियर, यहाँ पर ये देखें, के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स ओवर बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। आपने जो याद रखना है हमेशा ये चीज़ याद रखें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ रेशियो होगा, इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। और उसमें हम प्रोडक्ट्स को न्यूमरेटर और रिएक्टेंट्स को एज अ डिनोमिनेटर जो है लिखते हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो सबसे मेजर आपको यहाँ पता होनी चाहिए वो ये है कि जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं तो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, नॉट इरिवर्सिबल, क्योंकि इरिवर्सिबल की वजह से सम टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो वैल्यू है के सी की वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। जो इक्विलिब्रियम की वैल्यू आएगी जिसे के सी हमने कहा था उसका डायरेक्ट जो रिलेशन है वो टेम्परेचर के साथ है, नॉट विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स की। तो बेटा आपने याद रखना है मेरी बात, ये जो मैं अभी लाइन बोलने लगा हूँ उसमें आपने देखना है जब भी किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाए, तो आपका जो यूनिट होगा केसी का वो ज़ीरो होगा, नो यूनिट। लेकिन अगर उसके मोल्स में फ़र्क पड़ जाता है, मैं कहता हूँ रिएक्टेंट्स में मोल्स ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट्स एक बनी है तो मोल कम शो हो रहे हैं, तो आपके पास किसी न किसी किस्म का यूनिट ज़रूर आएगा, ठीक है। दोबारा सुन लें, के सी हैज़ नो यूनिट्स इन रिएक्शंस विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स। मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स वाली साइड में दोनों तरफ अगर बराबर के मोल्स होंगे, इक्वल होंगे, तो कभी भी याद रखिएगा यूनिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे जो कंसंट्रेशन यूनिट है वो अपना एक्सप्रेशन कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे आपको एग्जांपल अब नज़र आ रही है आपकी स्क्रीन पे, H2 + I2 रिएक्शन 2HI, तो के सी इज इक्वल टू HI² बाय H2I2। यूनिट्स इसके क्या होंगे? यूनिट हमने पहले लॉ ऑफ मास सेक्शन में पढ़ा था, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास यहाँ पर HI के 2 मोल है हाइड्रोजन आयोडाइड के, तो हम क्या करेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्केयर ले लेंगे। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन भी 1 मोल है, आयोडीन भी 1 मोल है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सिंपल लिख दें मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब वहाँ से देखें मोल पर डेसीमीटर क्यूब दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, अबव और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो यहाँ आप देखें यहाँ पर किसी किस्म का कोई यूनिट उन्होंने नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन आयोडीन वाली एग्जांपल में बिल्कुल इक्वल है, ठीक है।
इसी तरह अगर रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल ना हो, रिएक्टेंट्स में ज़्यादा हो जाए, प्रोडक्ट्स में ज़्यादा हो जाए, तो बेटा आपके पास फिर यूनिट होगा कोई ना कोई। वो आपके पास ये एग्जांपल है, नाइट्रोजन 1 मोल है, हाइड्रोजन आपके पास 3 मोल है, इधर जो है अमोनिया आपके पास वो 2 मोल है। इसी तरह यहाँ आप देख लें, जब आपको पता है अमोनिया आपके पास 2 मोल है तो आपने मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्केयर ले लिया। इसी तरह नाइट्रोजन आपके पास 1 मोल है तो आपने मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख दिया, कोई स्केयर नहीं है। लेकिन इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन की देखिए तो हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं, तो देखिए उसने मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर क्यूब कर दी है। अगर इसे क्रॉस आउट किया जाए तो 1 बाय, ठीक है, क्योंकि 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब से 1 ऊपर से कट जाएगा, तो 1 बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्केयर आ जाएगा। उसको अगर हम ऊपर लेके जाए तो मोल -2 डेसीमीटर क्यूब नहीं आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे विद 6। अब यहाँ पर ये जगह पर आपको नज़र आ रहा होगा कि पावर में 2 है, ये 2 जो मोल के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, डेसीमीटर क्यूब के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब मोल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मोल स्केयर आ जाएगा और डेसीमीटर 6 आ जाएगा, -6। लेकिन अगर हम इनको ऊपर लेकर जाए, मतलब 1 बाय है ना, तो इसको अगर हम पावर ख़त्म कर देते हैं इसको, तो आपके पास कुछ इस तरह का आंसर आएगा, मोल -2 पावर -2 एंड डेसीमीटर की पावर 6। ये तब हुआ जब हमें पता है कि आपके पास जो एग्जाम्पल है उसमें मोल्स के अंदर चेंज है, ठीक है। इस सारे टॉपिक को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड इट्स यूनिट्स। हर इक्वेशन में बेटा याद रखें आपके ये जो यूनिट है इसमें फ़र्क पड़ सकता है। वो क्यों? क्योंकि रिएक्शन में ज़्यादातर मोल जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें बराबर ही होंगे। अगर बराबर है तो फिर तो यूनिट होता ही नहीं है। अगर इक्वल से थोड़ा सा हट जाए, 1 पॉइंट ज़्यादा हो जाए रिएक्टेंट्स में या प्रोडक्ट्स में, तो फिर उसमें एक किस्म किसी न किसी तरह का यूनिट आएगा, ठीक है। ये आज आपका टॉपिक है, ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना है। और आपका जो है आज का होमवर्क वो ये है, प्रॉब्लम 9.1 एंड 9.2 आपको नज़र आ रही है। ये आप दोनों ने यूनिट समेत इसको फॉलो करके इसको राइट करना है और लर्न करना है। 9.1 एंड 9.2, 9.3 इंशाल्लाह हम कल करेंगे।